हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी IQ बीपीएससी पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। जल्दी से सेशन को लाइक शेयर करके सेशन के साथ जुड़िए। आज का अपना सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने बीपीएससी के एग्जाम में देखते हैं कि बैटल से काफी क्वेश्चन आते हैं और आज मैं आप लोग को पानीपत का फर्स्ट और सेकंड बैटल जो हुआ उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। बिल्कुल पिक्चराइजेशन बेस पे ये क्लास होने वाली है। अच्छे से इसको देखिएगा। मतलब जो बैटल ऑफ पानीपत है ना, इससे जो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला और आपका क्वेश्चन यहां से बिल्कुल मतलब आप सही करके ही आओगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले आप लोग को एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि आप बीपीएससी की तैयारी करने वाले हो तो अभी आपके पास है एक बेहतरीन मौका। और ये बेहतरीन मौका है क्या? ये क्या है बेहतरीन मौका? थोड़ा सा इस पे मैं डिस्कस कर लूं तो यहां पे बता दूं आप लोग को, हमारा यहां पे बैच लॉन्च हो चुका है आरएम 14.0 जो प्री मेंस एंड इंटरव्यू का बैच है। ये हमारा लाइव फाउंडेशन बैच है। देखो अभी क्या है कि आपकी जो 71st बीपीएससी हो चुकी, अब 72 बीपीएससी के जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन बैच है। इसमें हिस्ट्री मैं ही आपको पढ़ाता हुआ मिलूंगा। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे मेंटोरशिप मेरी लिमिटेड है। अभी 3 से 4 सीटें बस बची हैं। 3 सीटें, आई थिंक 3 सीटें बची हुई हैं। तो अगर आप डेस लाइव कोड का यूज करते हैं तो मेरी मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी। साथ साथ 2 तरह के बैचेज हमारे, गोल्ड बैच और प्लेटिनम बैच। अगर आप गोल्ड बैच में जाते हैं तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू किए हुए हैं कई सालों से लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाया है, उनके लिए है गोल्ड बैच। और जो बच्चे बिल्कुल ग्राउंड लेवल से यानी जीरो लेवल से, उनको कोई नॉलेज नहीं है बीपीएससी के बारे में, कोई तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए सबसे बेहतर है हमारा प्लेटिनम बैच। हमारा ये बैच की बात करें तो इस बैच में एडमिशन क्लोज कब हो रहा है तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूं आप लोग को। इस बैच में हमारा एडमिशन क्लोज हो रहा है 30 नवंबर को। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे याद रखिएगा मेंस के लिए मैं बता दूं कि जो भी बच्चे हैं यहां पर मेंस के लिए, उनके लिए यहां पे बता दूं कि मेंस के लिए हमारा यहां पे उन्नति बैच जो बैच नंबर 2 यहां पे लॉन्च हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको प्री और मेंस लेवल पर सारी की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ढेर सारी फैसिलिटीज भी है इसमें, लाइक यहाँ पे टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे जीएस फर्स्ट और जीएस 2 के पेपर का। साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका एनालिसिस होगा। डायनेमिक जो पार्ट है ना, मीन्स के जो डायनेमिक पार्ट होते हैं वहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ऐसे राइटिंग, मतलब ढेर सारी चीजें भी इसमें आपको मिलेंगी। यहां पर भी अगर आप डीएस लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। डीएस लाइव कोड का यूज करने पर मैक्सिमम डिस्काउंट और मेरी मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहां पर जल्दी से अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार फिर से कहूंगा सेशन को लाइक शेयर करिए और सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो भाई आज का सेशन अपना कैसा रहा? उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा ये सेशन। और कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोग को यहां पर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में दे दिया। पूरे पिक्चराइजेशन पे आप लोग को दिखाया। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से बता दूं कि जो भी बच्चे अपने इस प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए हमारे पास बैच कौन सा है, तो यहां पर स्टार्ट हो चुका है हमारा एडमिशन। क्लोजिंग डेट है 30 नवंबर। हमारा बैच है आरएम 14.0। बैच में ज्वाइन करिए, अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यहां पे देखें पानीपत का जो फर्स्ट बैटल था इसकी शुरुआत, बैकग्राउंड चलेंगे हम लोग कहां पे, मिडिल एशिया। मिडिल एशिया में चलते हैं और मिडिल एशिया से कहा जाता है कि मध्य एशिया में कहा जाता है कि फरगना एक छोटी सी जागीर हुआ करती थी और उस छोटे से एरिया का कहा जाता है कि उस टाइम में रूलर हुआ करता था जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा से यह इतिहास की शुरुआत होती है। यहां पे कहा जाता है कि जो उमर शेख मिर्जा था
और जो उमर शेख मिर्जा की वाइफ हुआ करती थी जिसका नाम था कुतुबुल निगर खां। कुतुबुल निगर खां यहां पे कहा जाता है कि उमर शेख मिर्जा की वाइफ हुआ करती थी, और इधर कहा जाता है कि जो आपका उमर शेख मिर्जा था, यहां पे उमर शेख मिर्जा साहब जो थे, ये कहा जाता है कि ये तैमूर का कौन सा, तो कहा जाता है कि ये तैमूर का 5वां वंशज, 5th नंबर का वंशज हुआ करता था। जबकि उमर शेख मिर्जा की जो वाइफ थी वो कहा जाता है कि चंगेज खां से 14वां वंशज ये थी, कौन थी, कुतुबुल निगर खां। और इन दोनों की संतान हुआ करता था कौन, बाबर कहा जाता है कि इन दोनों की संतान था। फरवरी 1483, यहां पे कहा जाता है कि फरवरी 1483 में क्या होता है, 1483 में बाबर का जन्म होता है किससे, तो उमर शेख मिर्जा और कुतुबुल निगर खां से। इसलिए कहा जाता है कि बाबर में बचपन से ही कहीं ना कहीं दो महान आक्रमणकारियों के रक्त समाहित थे। एक तरफ वो अपनी मातृपक्ष से, अपनी माता की तरफ से किसका, चंगेज खां का 14वां वंशज, और पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। इसी बीच में कहा जाता है कि एक घटना घटती है, फरगना में ये लोग हुआ करते थे, और फरगना का इस समय अगर हम लोग बात करें तो फरगना मध्य एशिया में पड़ता था, और फरगना में कहा जाता है कि जो फरगना था इसका कैपिटल हुआ करता था अंदीजान। अंदीजान कहा जाता है कि फरगना का कैपिटल, यहां पे अगर कैपिटल ऑफ फरगना कहे, यहां पर कैपिटल की बात करें, कैपिटल ऑफ फरगना क्या था, तो कहा जाता है कि अंदीजान। अंदीजान कहा जाता है कि इसका कैपिटल हुआ करता था, और कहा जाता है कि इसी बीच में उमर शेख मिर्जा, जो उमर शेख मिर्जा था, एक दुर्घटना होती है, एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उमर शेख मिर्जा की डेथ हो गई। और उमर शेख मिर्जा के मरने के बाद कहा जाता है कि बाबर मात्र 11 वर्ष की उम्र में, मात्र 11 ईयर ओल्ड, 11 वर्ष की उम्र में कहा जाता है कि यहां पर बाबर फरगना की गद्दी पे बैठता है। बाबर यहां पे कहा जाता है 1494 में फाइनली फरगना की गद्दी पे बैठा, 1494 कहा जाता है कि 1494 में आपका बाबर फरगना का बादशाह बना। हालांकि टाइटल अभी भी बादशाह की नहीं थी, बल्कि ये टाइटल क्या लेता है, याद रखेंगे, जो इसकी पैतृक उपाधि थी वो थी मिर्जा। ये क्या करता है, मिर्जा की टाइटल लेता है और फिर फरगना की गद्दी पे बैठता है। बाबर बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। बाबर ने स्टोरियां सुन रखी थी किसके बारे में, तैमूर के बारे में, और तैमूर के कैपिटल हुआ करता था कहां पे, समरकंद। समरकंद तैमूर का एरिया था। तो बचपन से ही बाबर स्टोरियां सुन रखा था तैमूर के बारे में। कहा जाता है जब गद्दी पे बैठता है तो उसकी इच्छा होती है कि क्यों ना अपने पूर्वजों की जो एरिया है, जो क्षेत्र है, उस पर कैप्चर किया जाए। इसलिए बाबर के दिमाग में चल रहा था समरकंद को कैप्चर करने के लिए। बाबर गद्दी पे बैठने के बाद कहा जाता है अब बाबर फरगना से निकलकर कोशिश करता है समरकंद पे कैप्चर करने के लिए। बाबर की कोशिश थी कि वो समरकंद पर अधिकार कर ले, ठीक है। लेकिन इस क्रम में बाबर ने, कहा जाता है कि समरकंद पे, शायद आप जानते नहीं होंगे कि बाबर ने कुल 4 बार समरकंद पे 4 बार अटैक किए, जिसमें से 3 बार उसका कैप्चर भी रहा समरकंद पर। पहला अटैक इसने किया लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा, असफल हुआ था पहला, लेकिन 3 बार जो उसने उसके बाद अटैक किए, उस अटैक में बाबर ने यहां पर कैप्चर भी कर लिया था कुछ समय के लिए। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो सबसे पहला अटैक करता है कहां पे, समरकंद पर। अगर बाबर के अटैक की हम लोग कहानी पढ़ें तो कहा जाता है कि बाबर ने जो पहला अटैक किया था समरकंद पर, ये देखिए इसका ईयर मैं यहां पे लिख देता हूं। सबसे पहले इसने कब किया, तो कहा जाता है 1497 में। लेकिन ये अटैक कैसा रहा, ये अटैक असफल रहा, असफल। ये असफल आक्रमण था बाबर का, कहां पे, तो कहा जाता है कि समरकंद, जो इसकी पैतृक राजधानी हुआ करती थी, पैतृक पूर्वजों की इसके जो एरिया हुआ करता था समरकंद, यहां पर कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे सफलता नहीं मिल पाती है। इसके बाद कहा जाता है कि बाबर ने यहां पर 1494 के बाद से पहली बार 1497 में बाबर कैप्चर करने में सफल हो जाता है, किस पर, समरकंद को जीतने में सफल हो जाता है।
1497 में बाबर ने क्या किया, समरकंद को जीत लिया। लेकिन समरकंद कहा जाता है कि यहां पर ज्यादा दिनों तक इसके हाथ में नहीं रहा। कहा जाता है कि 100 डेज, मात्र 100 दिन तक बाबर के अधिकार में समरकंद रहा और फिर समरकंद इसके हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि इसके मामाओं ने क्या किया था, फरगना पे अटैक कर दिया था। फरगना को बचाने के लिए बाबर समरकंद से निकल पड़ता है फरगना की ओर। फरगना पे कैप्चर तो कर लेता है, लेकिन समरकंद इसके हाथ से फिर से क्या होता है, बाहर हो जाता है। इसके बाद से बाबर अगला अटैक करता है 1501 में। 1501 में फिर से बाबर अटैक करता है कहां पे, समरकंद पे। इस बार फिर से बाबर ने समरकंद पे अधिकार कर लिया, लेकिन 1501 में अधिकार कर लिया और इस बार 8 महीने तक, 8 मंथ तक बाबर का समरकंद पे अधिकार बना रहा। लेकिन अभी भी कंडीशन इसके पक्ष में नहीं थे। इसी बीच में कहा जाता है कि फिर से इसके रिलेटिव्स क्या करते हैं, फरगना की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण बाबर को यहां से हटना पड़ता है। और इसी बीच में कहा जाता है कि 1502 में कहा जाता है उज़्बेकों का पावर बढ़ गया। उज़्बेकों का पावर बढ़ा और उज़्बेक नेता था सैबानी खां। सैबानी खां यहां पर आ जाता है। बिल्कुल गुड आफ्टरनून है, सेशन में बने रहिएगा, सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में मैं इनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा यहां पर। अब देखिए, अब बाबर 1502 में क्या होता है, कहा जाता है कि उज़्बेक नेता, उज़्बेक लीडर कौन था, उज़्बेकों का लीडर हुआ करता था जिसका नाम था मोहम्मद शैबानी खां। शैबानी खां क्या करता है, तो कहा जाता है कि यह समरकंद पे अटैक करता है। यहां पर क्या करता है, समरकंद पे अटैक करता है और 1502 में बाबर और शैबानी खां के बीच एक बैटल होता है जिसे हम लोग सरे-ए-पुल, बैटल ऑफ सरे-पुल कहते हैं। और इस सरे-ए-पुल के युद्ध में क्या होता है, बाबर की हार हो जाती है और शैबानी खां जीत जाता है। और अब बाबर कोशिश करता है, जब अपने एरिया की तरफ आने के लिए, फरगना की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसके रिलेटिव द्वारा उससे फरगना भी छीन लिया जाता है। अब बाबर के दोनों हाथ खाली थे, ना बाबर के पास फरगना था और ना बाबर के पास समरकंद। अब बाबर को एक सेफ प्लेस की तलाश थी। इसी बीच में कहा जाता है कि काबुल में एक विद्रोह हो जाता है। काबुल में एक विद्रोह हो जाता है, अफगानिस्तान के काबुल में विद्रोह होता है और बाबर अब मूव करता है कहां पे, तो कहा जाता है कि काबुल की तरफ मूव करता है। बीच में एक स्टोरी मिलती है, जब बाबर फरगना और समरकंद खो चुका था, उसी समय बाबर जब काबुल की ओर बढ़ रहा था, तो कहा जाता है कि एक जगह बाबर अपना कैंप डाला हुआ था। वहां पर उसे एक बूढ़ी लेडी मिलती है, एक बूढ़ी स्त्री मिलती है और उसे, बाबर को क्या करती है, तैमूर के बारे में और भारत की समृद्धि के बारे में बताती है वो लेडी बाबर से कि भारत बहुत धनी देश है और तैमूर ने कैसे वहां पे लूटपाट करके कितनी धन दौलत और संपदा इकट्ठी की थी। कहा जाता है कि इस बूढ़ी लेडी द्वारा जब भारत की धन दौलत संपदा के बारे में उससे बताया जाता है, तो कहीं ना कहीं बाबर के, कहा जाता है कि मन में पहली बार, बाबर के मन में ये घटना होती है 1503 की, जब बाबर काबुल की तरफ मूव कर रहा था। तभी यहां पे कहा जाता है कि इस लेडी से मुलाकात होती है और उसे ये स्टोरी सुनाती है। यहीं पर पहली बार बाबर के दिमाग में आया था कि वो क्या करे, इंडिया पे अटैक करेगा। इंडिया से संपदा पाने के लिए, यहां पे धन दौलत पाने के लिए बाबर का एक तरह से यहीं पर पहली बार मूड बनता है। इसके बाद बाबर बढ़ता है काबुल की तरफ और काबुल की इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए बाबर क्या करता है, 1504 में बाबर ने क्या किया, काबुल पर कैप्चर कर लिया। बाबर का अधिकार हो गया काबुल पर। और अब बाबर काबुल पर अधिकार करने के बाद यही काबुल से क्या करता है, बार बार कोशिश करता है समरकंद पर अधिकार करने का। समरकंद पे अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसे असफलता ही हाथ लग रही थी। बाबर सक्सेस नहीं हो रहा था। इसी बीच में कहा जाता है कि बाबर जब काबुल में होता है तो 1507 में, कहा जाता है कि 1507 में बाबर एक नई टाइटल लेता है जिसे हम लोग कहते हैं पादशाह। पादशाह की टाइटल लेता है यहां पर, पादशाह की यहां पर उपाधि लेता है। और ये बादशाह कहो या बादशाह कहो, ये टाइटल लेता है कब, 1507 में। 1507 में ये टाइटल लेने के बाद कहा जाता है कि अब बाबर
फिर से एक बार समरकंद की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। और कहा जाता है कि बाबर ने एक बार फिर से क्या किया, तो यहां पर याद रखिएगा, बाबर ने 1511 में फिर से क्या करता है, एक बार समरकंद पर अधिकार कर लेता है। लेकिन उज़्बेक नेता कहा जाता है उबैदुल्ला खां के द्वारा बाबर की यहां पर फिर से हार होती है और बाबर के हाथ से फिर से एक बार क्या होता है, ये आपका जो समरकंद का एरिया था और वो हाथ से निकल जाता है। अब बाबर को एक नए क्षेत्र की तलाश थी। कारण क्या था? कारण ये था, बाबर लगातार मिडिल एशिया की पॉलिटिक्स में असफल हो रहा था और उसे अब जरूरत थी एक सफल स्थान की। और इस क्रम में बाबर कहा जाता है कि काबुल से निकलता है। और कब की घटना होती है, तो ये निकलता है 1519 की घटना होती है। 1519 एडी में बाबर कहा जाता है कि काबुल से निकलता है और पहला फर्स्ट इंडियन प्लेस क्या था, बाजौर एंड भेरा पे अटैक करता है, जो बॉर्डर लाइन एरिया थे, और बाजौर और भेरा पर कैप्चर कर लेता है। यहां पे आप देख रहे होंगे तोप आपको दिखाई दे रहा होगा। यह पहला इंडिया का बैटल था जिसमें बाबर ने क्या किया था, व्यवस्थित तोप खाने का यूज किया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। बाबर ने बाजौर और भेरा के युद्ध में, स्पेशली भेरा याद रखिएगा, बाजौर और भेरा दोनों दे देगा तो आप भेरा याद रखेंगे। भेरा के बैटल में बाबर ने पहली बार किसी भारतीय बैटल में क्या किया गया था, व्यवस्थित तोपखाने का यूज किया गया था। बाबर ने पहली बार व्यवस्थित तोपखाने का यूज किया भेरा के बैटल में और फिर से बाबर यहां से वापस चला गया। बाबर फिर से यहां से वापस चला जाता है और फिर से कहा जाता है कि मिडिल एशिया की पॉलिटिक्स में बाबर अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर से ये मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है। लेकिन उधर लगातार मिलती सफलताओं के साथ साथ बाबर अब क्या कर रहा था, इंडिया में क्या कर रहा था, कुछ क्षेत्रीय चीजों पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले मैंने बताया बाजौर और भेरा में इसने क्या किया था, 1519 में अटैक करके यहां पर लूटा था और लूट के फिर से वापस चला गया था। इसको लूटकर वापस चले जाने के बाद कहा जाता है कि फिर से पेशावर पे अटैक करता है 1519 में ही। वापस जाने के बाद फिर से पेशावर पे अटैक करता है। पेशावर को भी बाबर जीतता है और जीत कर क्या होता है, बाबर यहां से वापस चला जाता है। इसके बाद से बाबर फिर अटैक करता है सियालकोट पर 1520 में सियालकोट पे अटैक करता है। और इसके बाद से 1524, यहां पे कहा जाता है कि 1524 में बाबर ने क्या किया, सियालकोट से आगे बढ़कर लाहौर और दीपालपुर को जीत लिया। लेकिन बाबर यहां रुका नहीं, बाबर लूटता था, कुछ धन दौलत मिलता था, वापस चला जाता था काबुल और काबुल से फिर से मिडिल एशिया की पॉलिटिक्स में अटैक करता था, हार मिलती थी उसे, फिर से वापस हो जाता था। बाबर थक चुका था मिडिल एशिया में, अब उसे समझ में आ चुका था कि मिडिल एशिया में उसकी पॉलिटिक्स सक्सेस होने वाली नहीं। इसलिए अब बाबर ने फाइनली दिमाग बनाया कि वो क्या करेगा, इंडिया पे अटैक करेगा। और कंडीशंस भी कुछ ऐसे बन गए, क्योंकि भारत कहा जाता है कि इस समय जो भारत का कंडीशन था, लोदी डायनेस्टी, इब्राहिम लोदी नौजवान युवा शासक था, लेकिन क्या था, कहा जाता है वो कमजोर पड़ रहा था। ठीक है, उसके अंदर अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस का अभाव था। इब्राहिम लोदी के पास आर्मी बड़ी थी लेकिन उसे बैटल करने का अनुभव नहीं था, आर्मी को सजाने का अनुभव नहीं था, थोड़ा सा लापरवाह किस्म का व्यक्ति था। और कहा जाता है कि जो नॉर्थ वेस्ट सेक्शन था, नॉर्थ वेस्ट सेक्शन के ज्यादातर एरिया बाबर ने पहले ही यहां का अंदाजा ले चुका था कि यहां पर क्या कंडीशन है और इन एरियो को बाबर बड़े आराम से जीत सकता था। इसी बीच में कहा जाता है, जैसा कि बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में लिखता है, कि उसे इंडिया पे अटैक करने के लिए इनविटेशन दिया जाता है। इनवाइट करने वाले कौन थे, तो कहा जाता है कि इनवाइट करने वाला कोई और नहीं बल्कि यहां पे कहा जाता है कि दो लोगों का नाम लिखता है। एक लिखता है राजपुताना में राणा सांगा का नाम लिखता है, दूसरा नाम लिखता है दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, जो पंजाब के सूबेदार हुआ करते थे लोदियों के अंतर्गत, और लोदियों के रिश्तेदार भी थे, इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार थे। अब बाबर इन कंडीशन में कहा जाता है कि अपनी आर्मी लेकर कहा जाता है कि पहुंचता है पानीपत के मैदान में। बाबर पानीपत के मैदान में आकर खड़ा हो गया।
क्योंकि अब बाबर जान चुका था कि अगर उसे कहीं बेहतर जगह मिलेगी तो वो होगा इंडिया, और ऊपर से नॉर्थ इंडिया के 2 पावर उसे इनवाइट कर रहे हैं, आओ हम आपका साथ देंगे। बाबर 21 अप्रैल से 3 महीने पहले 21 अप्रैल से 3 महीने पहले यानी कि कहा जाता है जनवरी लास्ट तक आते आते बाबर पानीपत के मैदान में आके खड़ा हो चुका था, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर की सेना 3 महीने तक एक दूसरे के सामने खड़ी थी, बैटल नहीं हुआ था। देखते हैं कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या रही, युद्ध का कारण क्या रहा, क्यों आखिर में यह युद्ध हुआ। तो कहा जाता है कि यहां पे एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की लालसा, कहीं ना कहीं बाबर के अंदर एक बड़ा एम्पायर स्थापित करने की लालसा थी, जो इसमें कहा जाता है कि उसे हेल्प करता है। दूसरा था मध्य एशिया की राजनीति में उसकी लगातार असफलता, मिडिल एशिया की पॉलिटिक्स में बाबर लगातार अनसक्सेस हो रहा था, सक्सेस उसे नहीं मिल रही थी, जिसके कारण उसे क्या करना था, कहीं ना कहीं भारत की ओर मूव करना था। दूसरी चीज मैंने बताया बूढ़ी स्त्री वाली स्टोरी, 1503 में जो बूढ़ी लेडी ने उसे बताया था कि भारत में अतुल संपदा है। बाबर को लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे इन संपत्तियों को पा गया तो शायद मैं फिर से कैप्चर कर सकता हूं समरकंद और फरगना। कहीं ना कहीं ये इच्छा उसकी भी भारत की तरफ अटैक करने की कंडीशन बनती है। भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति, यहां पे वीक पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पोजीशन क्या थी, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली रूप से वीक थी। राजपूत आपस में लड़ रहे थे, नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा बड़ा पावर नहीं था जो बाबर को रोक सकता था। इब्राहिम लोदी जैसा कि मैंने कहा कि अयोग्य व्यक्ति था, योग्यता नहीं थी, युवा था, आर्मी बड़ी थी, लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं थी। ऊपर से लोदियों के रिलेटिव कहीं ना कहीं लोदियों के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे थे। अफगान छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे, वो आपस में लड़ रहे थे, इसका फायदा कहीं ना कहीं बाबर को मिलने ही वाला था। फाइनली इसके बाद कहें भारत पर आक्रमण करने का मिला निमंत्रण। जैसा कि मैंने बताया, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी के साथ साथ राणा सांगा ने क्या किया था, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का इनविटेशन भी दिया था, निमंत्रण भी दिया था। फाइनली बाबर क्या करता है, तो कहा जाता है कि बाबर निकलता है कहां से, तो कहा जाता है कि बाबर अब काबुल से निकलता है, ये जनवरी की घटना होती है, और आकर खड़ा हो जाता है कहां पे, तो कहा जाता है कि पानीपत के मैदान में। जैसे ही बाबर पानीपत के मैदान में खड़ा होता है, इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट क्या करना था, उसे यहां पर बैटल की घोषणा कर दी। इब्राहिम लोदी, चूंकि उसकी आर्मी बड़ी थी, इसलिए इब्राहिम लोदी तैयार था अब बैटल करने के लिए। बाबर यहां पर मैदान में आकर खड़ा हो गया। दोनों की आर्मी की कुछ विशेषताएं थी, यहां पे देखें, अगर दोनों के आर्मी की कुछ विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। जैसे यहां पर इब्राहिम लोदी के आर्मी की खासियत क्या थी कि इब्राहिम लोदी के आर्मी में हाथी बहुत थे और वो इन फ्रंट थे। बाबर के युद्ध की खासियत क्या थी, बाबर की सेना में घुड़सवार ज्यादा थे और उसके पास तोपें थी। तोपें इसके पास भी थी, लेकिन केवल नाम मात्र की, 4-5 टूटी फूटी तोपें। बाबर के पास एक व्यवस्थित तोपखाना हुआ करता था, साथ साथ उसके पास घुड़सवार आर्मी थी। हालांकि बाबर की आर्मी बहुत कम थी, मात्र कहा जाता है 10 से 12 हजार की आर्मी के साथ बाबर पानीपत के मैदान में खड़ा था। इब्राहिम लोदी की सेना कहा जाता है 40 से 50 हजार की आर्मी थी इब्राहिम लोदी की सेना में, जिसमें कहा जाता है सैकड़ों हाथी हुआ करते थे। फाइनली यहां पर दोनों जब पानीपत के मैदान में इकट्ठे होते हैं तो बाबर क्या करता है, बाबर यहां पर एक मेथड अपनाता है जो उसने किसने कहा जाता है कि यहां पे उज़्बेकों से सीखा था। उज़्बेकों का मेथड यहां पे अपनाता है बाबर, जिसमें बैटल यानी युद्ध करने की तुगलमा पद्धति यहां पर अपनाता है, और कहा जाता है तोपों को सजाने की उस्मानी विधि इसने बाबर ने यहां पर यूज किया था। तुगलमा पद्धति और उस्मानी विधि का यूज करता है। तुगलमा पद्धति क्या थी, तुगलमा पद्धति में क्या किया जाता था कि आर्मी को, जो आर्मी हुआ करती थी यहां पर, आर्मी को क्या किया जाता था, कहा जाता है इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता था। यहां पर 3 सेक्शन में डिवाइड की, जैसे कि यहां पे देख रहे हो आप, 2 आर्मी क्या कर दी जाती थी, रिजर्व कर दी जाती थी, और 1 आर्मी इन फ्रंट होकर युद्ध में पार्टिसिपेट करती थी। बाद में जब दुश्मन वीक पड़ जाता था तो ये आर्मी क्या करती थी, यहां पर पीछे के रास्ते से क्या करती थी, दुश्मन पर अटैक करती थी और घेर कर ये क्या करते थे, कत्लेआम मचा देते थे।
दूसरी चीज, उस्मानी विधि से इसने तोपों को सजाया था। उस्मानी विधि क्या थी तोपों को सजाने की? अगर उस्मानी विधि की बात करें तो बाबर ने सबसे पहले क्या किया, यहां पर कहा जाता है कि इस मैदान में उसने एक गड्ढा बनवाया और यहां पर उसने क्या किया, अपनी आर्मी और यहां पे इन फ्रंट अपने तोपों को लगवा दिया था। ये उस्मानी विधि थी, तोपों को सजाने की उस्मानी विधि थी, जिसमें दो बैलगाड़ियों के बीच में क्या किया जाता था, तोपें लगा दी जाती थी। इन दोनों मेथड का यहां पर यूज करता है बाबर। और क्योंकि बाबर जानता था कि इब्राहिम लोदी की सेना में इन फ्रंट कौन खड़े होंगे, हाथियां खड़ी होंगी, और हाथियां जो भारतीय हाथियां हैं ये तोपों के आगे युद्ध करने की अभ्यस्त नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उनको, इसलिए जब गोले दगेंगे तो क्या होगा, हाथियों में हड़कंप मचेगी। दूसरा चीज, अगर हाथियां यहां तक पहुंच भी जाएं तो यहां पर बाबर ने गड्ढा बनवा रखा था, गड्ढे में हाथियां उतर जाएंगी, फिर बाहर नहीं निकल पाएंगी और बाबर को अपनी तोपखाने को बचाने का मौका मिल जाएगा और वो अपने तोपखाने को बैक में ले लेगा। बिल्कुल एकदम प्लान के साथ यहां पर बाबर अपनी आर्मी सजाकर बैठ जाता है। इसी बीच में कहा जाता है कि हुमायूं को बाबर ने, क्योंकि हुमायूं यहां पर बाबर के साथ था, हुमायूं को बाबर ने कहा कि बेटा जरा आगे बढ़कर देखो कि इब्राहिम लोदी की आर्मी कितनी है, क्या क्या है उसके पास जो लेकर वो इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, में हमारी तरफ पानीपत की तरफ बढ़ रहा है। हुमायूं कहा जाता है कि 500 सोल्जर्स के साथ आगे जाता है मुआयना करने, देखने कि यहां पर क्या कंडीशंस चल रहे हैं। भाई आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहां पर मुश्किल से 200-300 सैनिक 4-5 टूटी फूटी तोपें लेकर आ रहे हैं। उसने कहा यह तो बेटर मौका है। हुमायूं ने तुरंत क्या किया, अटैक बोल दिया और उस टूटी फूटी तोपों को भी हुमायूं ने लूट लिया और उन सैनिकों का कत्ल कर दिया। जबकि इब्राहिम लोदी की जो मेन आर्मी थी वो अभी पीछे थी और यह कहा जाता है कि कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी में दूरदर्शिता का अभाव था, क्योंकि वो उस तोपखाने का महत्व नहीं समझ रहा था। शायद अगर वो तोपखाना अपना बचा लेता तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। फाइनली हुमायूं ने क्या किया, उसके तोपखाने को लूटा और लूटकर अपने सोल्जर्स के साथ अपने फादर के पास वापस चला गया। वापस आने के बाद अब इब्राहिम लोदी अपनी आर्मी लेकर निकलता है, जिसमें हाथियां इन फ्रंट थी, हाथियां बिल्कुल आगे आगे चल रही थी। इधर बाबर कहा जाता है कि अपनी आर्मी खड़ा करके वेट कर रहा था। दोनों की आर्मी कहा जाता है कि जनवरी फरवरी तक आते आते एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। 3 महीने तक आर्मी एक दूसरे के सामने पड़ी रही, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ। फाइनली 21 अप्रैल 1526 को सुबह के टाइम युद्ध का बिगुल बजा और युद्ध की शुरुआत हो गई। जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई, कहा जाता है कि यहां पर बैटल की शुरुआत हो जाती है और बैटल की शुरुआत में कहा जाता है कि मुगलों ने यानी बाबर ने वही तुगलमा पद्धति और उस्मानी विधि का प्रयोग किया। कहा जाता है कि जब बाबर की तोपों ने गोले दागने शुरू किए तो इब्राहिम लोदी की सेना के हाथियों में हड़कंप मच गया। हाथियां बैक हुई और अपने ही आर्मी को कुचलना शुरू कर दिया। जब यहां पे बाबर ने देखा कि अब इब्राहिम लोदी की सेना में अफरा तफरी मच चुकी है तो कहा जाता है कि अब बाबर ने अपनी रिजर्व टुकड़ी को आदेश दिया कि घेर लो। उसकी रिजर्व टुकड़ी ने क्या किया, कहा जाता है इब्राहिम लोदी की आर्मी को घेर लेता है और फिर बाबर यहां पे कत्लेआम का आदेश देता है और यहां पर कहा जाता है कि लोदी बड़ी मात्रा में कत्ल कर दिए जाते हैं। इब्राहिम लोदी युद्ध करता हुआ कहा जाता है कि इस बैटल में मारा जाता है। सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो बैटल में आपका कहा जाता है कि युद्ध भूमि में बैटल करता हुआ मारा जाता है, वो कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी मार दिया गया और बाबर पानीपत के मैदान में जीत जाता है। तो इस तरह से 21 अप्रैल यहां पे कहा जाता है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में लोदियों का अंत हुआ, बाबर जीता और बाबर भारत में एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यहां पर मुगल वंश के नाम से जानते हैं। पानीपत में जीतने के बाद कहा जाता है बाबर वहीं पे नहीं बैठा रहा, बल्कि पानीपत के मैदान से क्या करता है, बाबर निकलता है आगरा की ओर। बाबर आगरा की ओर बढ़ा और अपने लड़के हुमायूं को भेज देता है कहां पे, दिल्ली की ओर। कारण इसका यह था क्योंकि इसने सुन रखा था कि जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी का खजाना कहां पे रखा है,
दिल्ली में रखा है। हुमायूं दिल्ली पहुंचता है, कहा जाता है कि इसके खजाने पे कैप्चर करता है और इसके खजाने पे कैप्चर करने के बाद हुमायूं यहीं से पाता है क्या, कोहिनूर डायमंड। यहीं से कहा जाता है कि हुमायूं को कोहिनूर हीरा मिलता है, उसे लेकर खजाने को लेकर वापस आ गया अपने फादर के पास आगरा। आगरा पहुंच जाता है हुमायूं। कहा जाता है कि कोहिनूर डायमंड को क्या करता है, बाबर को गिफ्ट करता है। कौन, हुमायूं। लेकिन कहा जाता है कि बाबर ने फिर से वो कोहिनूर डायमंड किसको वापस कर दिया, कहा जाता है हुमायूं को वो गिफ्ट दे दिया, क्योंकि उसने कहा कि तुमने इस बैटल में बहुत बहादुरी से मेरा साथ दिया था। इस तरह से पानीपत का फर्स्ट बैटल तो समाप्त हो गया, लेकिन भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाती है यहां से। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने जाना बैटल ऑफ पानीपत के बारे में। अब यहां पर देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ मैंने एमसीक्यू रखे हुए हैं, इसका आंसर करिए आप लोग। निम्नलिखित में से पानीपत के युद्ध के संदर्भ में क्या असत्य है, पानीपत के बैटल के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। उस्मानियों के रूमी विधि का प्रयोग अफगानों के हार का कारण बना। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति का प्रयोग किया था। इस युद्ध में राजा बिक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की ओर से भाग लिया। इस युद्ध ने कुषाणों के बाद काबुल और कांधार को भारतीय राज व्यवस्था में स्थान दिया। अब इसमें से बताना है कि आपको कौन सा असत्य कथन है, इसका बताना है आप लोग को कि कौन सा इसमें असत्य कथन है। बताइए। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है आप लोग को। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, कोड का यूज कर लीजिए। सेलेक्ट द आंसर अकॉर्डिंग द कोड। ओनली ए एंड बी, ओनली सी एंड डी, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन है, ऑप्शन यहां है नीचे, ध्यान दो। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है भाई, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। देखते हैं कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। इसमें से असत्य कथन का चयन करना है आप लोग को। उस्मानियों की रूमी विधि कहा जाता है अफगानों के हार का कारण बना, बिल्कुल करेक्ट है। बाबर ने इस युद्ध में उज़्बेकों की तुगलमा पद्धति का, यहां पे बिल्कुल यहां पे उज़्बेकों से तुगलमा पद्धति का यूज किया था बाबर ने। ठीक है, इस युद्ध में राजा बिक्रमजीत ने इब्राहिम लोदी की तरफ से पार्टिसिपेट किया था, ये भी बिल्कुल यहां पे क्लियर है। ठीक है, और यहां पे चौथा, युद्ध के बाद कुषाण काबुल और कांधार को भारतीय राजव्यवस्था में स्थान दिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नॉन ऑफ दिस, यानी कि कोई भी कथन इसमें से असत्य नहीं है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। सी कैसे होगा, यहां पे आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल आपके करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह बताना है आप लोग को। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मुगल एम्पायर बाबर। इसमें मंगोलों और तुर्कों की प्रतिभा का मिश्रण था, यहां पे मिक्सचर था मंगोल्स एंड तुर्क्स का। इसने अपने पूर्वज, कहा जाता है सत्य नहीं है बताना है, असत्य बताना है। इसने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को जीता था। इसे जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहते हैं। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बायोग्राफिक्स कहा जाता है इसे। यह सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस में आस्था रखता था। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। किसमें बिलीव रखता था ये, क्या यह मंगोलों और तुर्कों की प्रतिभा का मिश्रण था। अपने, कहा जाता है कि इसने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को जीता था। इसे जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है और कहा जाता है सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस में आस्था रखता था। बी कैसे हो जाएगा भाई, इसने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को जीता था, बिल्कुल जीता था। मैंने क्या बताया था, अभी आपको बताया नहीं था मैंने कि इसने क्या किया था,
गद्दी पर बैठने के बाद इसने समरकंद को कितनी बार, 3 बार, मैंने बताया कि एक बार तो हार गया था लेकिन 3 बार इसने कैप्चर भी किया था। इसने 3 बार यहां पर कैप्चर भी मैंने बताया था यार आप लोग को। कैसे आप लोग कह रहे हो कि यहां पर कि इसने कैप्चर नहीं किया था? 97 में, 1501 में तो इसका कैप्चर रहा ना, 97 में किया था, यहाँ पे 1497 पे कैप्चर किया था। कितने दिन के लिए? 100 दिन के लिए इसने किया था, 100 दिन कैप्चर में रहा। इसके बाद से 1501 में इसने कैप्चर किया था, यहाँ पर 1501 में कहा जाता है 8 माह तक इसका कैप्चर रहा था यहाँ पर। इसके बाद से यहाँ पर हम लोग बात करें 8 माह तक कैप्चर रहा। फिर इसने कब जीता? 1511 मैंने बताया, यहां पर भी इसने जीता और कुछ समय तक कैप्चर रहा इसका। तो किया तो था। यह सत्तारी सिलसिले के मोहम्मद गौस में बिलीव नहीं करता था। बाकी इसे कहते हैं, इसे जीवनी लेखकों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को भी जीता था और इसमें मंगोल और तुर्क दोनों को कहा जाता है कि यहां पर इनके प्रतिभा का मिश्रण हुआ करता था। बिल्कुल बच्चे यहां पे याद रखेंगे, डी वॉज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, कह रहा है कि इसमें बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम बताना है। वही है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर वॉर थ्रू बाबर इन इंडिया। बाबर द्वारा जो भारत में 4 युद्ध लड़े गए उनका सही सीक्वेंस कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर बताना है आप लोग को। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा, इसका कोड भी काफी फेमस है। क्या है कोड? यहाँ पे पानी पिया, खाना खाया और चांदनी रात में घाघरा पहनकर डांस किया। ये कहा जाता है कि इसका काफी एक फेमस कोड भी यहाँ पे रहा है, जैसा कि आप सभी लोग को पता भी होगा। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानुआ का युद्ध, चंदेरी का और फिर घाघरा का। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इसके बाद से हम सभी जानते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1526। खानवा 1527 में लड़ा। इसके बाद से बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में लड़ा यहां पर, और फिर लास्ट में बैटल ऑफ घाघरा लड़ता है कब? 1529 में। और फिर 1530 में क्या होता है? बाबर की डेथ हो जाती है, यहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इसका सही सीक्वेंस क्या होगा? ए वाज द करेक्ट आंसर, यहां पर याद रखेंगे। नेक्स्ट, सरे पुल का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था? सरे ए पुल का बैटल ऑफ सरे पुल किसके किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर करना है आप लोगों को। फटाफट जरा इसका आंसर बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? हाँ, देख लेते हैं। सरे पुल का बैटल ऑफ सरे पुल किसके किसके बीच लड़ा गया था? 21 अप्रैल, बिल्कुल बच्चे, 1526 बैटल ऑफ पानीपत। सरे पुल का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था भाई? सरे पुल, यहां पे मैंने बताया था सरे पुल कब लड़ा गया था? 1502 में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? सैबानी खां और बाबर के बीच। और यहीं से बाबर क्या होता है? बुरी तरह से हारता है उज़्बेकों से, और कहा जाता है कि यहां से बाबर से का भारत से मिडिल एशिया के पॉलिटिक्स से बाबर का निष्कासन हो जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद से देखें, ये है आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन। ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर करना है आप लोग को एज ए होमवर्क के तौर पर। इसका आंसर बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कहा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए इस दुनिया से चला गया? स्टैनली लैंडपुल, या फिर खंडमीर का, या इरफान हबीब का, या सीदी अली रईस का? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को क्या करना है? क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है? और जाते जाते आप लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए यहां पे स्टडी आईक्यू बीपीएससी के चैनल पे कल से मैं एक मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, स्पेशली हम लोग की जो 70वीं बीपीएससी है उसको टारगेट करके। तो आप स्टडी आईक्यू पीसीएस के बीपीएससी चैनल पे जुड़े और कल वहां पर अपने इस इवेंट को देखते हुए यहां पर बीपीएससी का टारगेट बता दूं, पिछले बीपीएससी में 68 और 69 दोनों बीपीएससी में मैंने अपनी यूट्यूब की क्लास से ही 26-27 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसाए थे। और इस बार भी उम्मीद है आंकड़ा बढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि आंकड़ा थोड़ा सा और बेटर हो और बढ़े। तो कल से आप स्टडी आईक्यू बीपीएससी चैनल पे इवेंट देखकर सेशन के साथ जुड़िएगा, फिर हम लोग
वहां पर बीपीएससी से रिलेटेड मॉडर्न इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और पीवाईक्यू होंगे वो करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जब तक आपके एग्जाम नहीं होते हैं तब तक मैं बिल्कुल वहां पर उस चैनल पे आप लोग के लिए चीजें प्रोवाइड कराता रहूंगा। यहां पर भी हम आपको बैटल के जो आपके चीजें हैं वो भी कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर हम लोग एक नए बैटल के साथ, कुछ नए एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में आज हम लोग डिटेल यहां पर पढ़ने वाले हैं। जल्दी से सभी लोग एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर कर देंगे बच्चे, तो हम लोग अपने सेशन की शुरुआत कर लेंगे। बिल्कुल यहां पे कुछ लोग के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल मनीष प्रकाश, मैं अच्छा हूं, उम्मीद करता हूं आप भी अच्छे होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल यहां पे गुड आफ्टरनून है भाई, नमस्कार है। दीप गुड आफ्टरनून है। तो आज की अपनी क्लास होने वाली है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। क्या था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, इसके बारे में आज डिटेल जानकारी लेंगे। मैंने पिछली क्लास में जब आपको कराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसमें बाबर को बताया था कि बाबर की डेथ हो जाती है। बिल्कुल बच्चे 1556, बिल्कुल यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बाबर की डेथ हो गई। बाबर की डेथ होने के बाद हुमायूं बैठा। हुमायूं में मैंने आप लोग को चौसा और बिलग्राम का बैटल कराया। आज हम करने वाले हैं यहां पर मिडाइवल हिस्ट्री में कौन सा, तो बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का ये सेकंड बैटल कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के लिए कहा जाता है कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। मुगल एम्पायर के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है। और साथ साथ में क्या करता है, भारत में जो मुगलों की वीक पोजीशन थी, अफगान एम्पायर समाप्त हुआ और फिर से मुगल इंडिया में हावी हुए और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जाता है। किसके द्वारा, तो वो किया जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के द्वारा। लेकिन इस बैटल की पृष्ठभूमि कहां से तैयार हुई, पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे चलिए आगे चलते हैं और यहां पर बता दो, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर देखिए संकल्प बैच नंबर 9 लॉन्च हो चुका है। और इस बैच में आपका प्री प्लस मेंस के साथ दोनों की तैयारी कराई जाती है। प्री और मेंस दोनों की साथ में तैयारी कराई जाती है। आज है इस बैच का क्लोजिंग डेट। अगर हम लोग बात करें 20 नवंबर क्लोजिंग डेट है, आज इसका लास्ट डेट है। अगर आप डीएस लाइव कोड का यूज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ये बैच मिल जाएगा। चलिए सेशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बच्चे आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आप किसी भी बैच परचेज में डीएस लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं बैटल की शुरुआत करते हैं। बैटल की शुरुआत कहां से होती है, तो यहां पर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसी एक दिन की घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि जो अफगान पावर हुमायूं द्वारा दोबारा समाप्त कर दिया गया था वो तो समाप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि वो रस्सी जल गई थी, लेकिन उनका अभी बल नहीं गया हुआ था। तो कहीं ना कहीं अकबर के सामने अफगानों का चैलेंज था। हुमायूं काफी दिन बाद, 15 साल के बाद कहा जाता है कि बैटल ऑफ सरहिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने क्या किया था, अफगानों को हराकर 15 साल बाद दिल्ली की गद्दी पे फिर से अधिकार कर लिया था। हुमायूं के अधिकार करने के बाद कहा जाता है कि हुमायूं ज्यादा इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई। हुमायूं की बात करें तो यहां पर हुमायूं क्या करता है, यहां पर देखते हैं कि हुमायूं 1500 जब ये क्या करता है कि आपका 1555 में हुमायूं आपके 2 बैटल लड़ता है। 1555 में एक मच्छीवाड़ा का और एक सरहिंद का, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन इसे बर्दाश्त नहीं हो पाई और कहा जाता है कि इसने दिल्ली में जो अपना दीन पनाह बना रखा था, एक जो इसकी लाइब्रेरी हुआ करती थी दीन पनाह, कहा जाता है कि ये इसकी लाइब्रेरी हुआ करती थी और लाइब्रेरी में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः यह अपने जो सिपहसालार थे उनके साथ बैठ के मीटिंग कर रहा था। तब तक शाम के नमाज की अजान हुई और ये तेजी से सीढ़ियों से उतर रहा था, दीन पनाह की सीढ़ियों से उतर रहा था और स्कैट करके हुमायूं गिर जाता है और हुमायूं चला जाता है कोमा में। 15 दिन के लिए कोमा में चला जाता है। महामंगा इस समय कहा जाता है कि कहीं ना कहीं महामंगा इस कंडीशन को संभालने के लिए बैठी हुई थी। दिल्ली का कंडीशन था और कहा जाता है अकबर बैरम खां के साथ कहां पे था, तो पंजाब में सिकंदर सूर के अभियान पे था। सिकंदर सूर के अगेंस्ट पंजाब में अभियान, क्योंकि कंडीशन ये थे
मुगलों का जो एरिया था वो आगरा और दिल्ली तक सिमट के रह गया था। सारी क्षत्रिय शक्तियां अपने आप को क्या कर चुकी थी, इंडिपेंडेंट करा चुकी थी। चाहे वो हम कहें कि इस समय साउथ इंडिया में जो आपका विजयनगर एम्पायर वो तेजी के साथ ग्रो कर रहा था। साथ साथ अगर हम लोग बात करें, विजयनगर एम्पायर तो ग्रो कर ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में चाहे वो मुल्तान हो या कश्मीर हो या फिर हम बात करें सिंध की बात करें या फिर हम काबुल की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, ये सारे स्टेट, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, सब अपने आप को इंडिपेंडेंट करा चुके थे और मुगलों का एरिया सिमट कर रह गया था। ऐसे कंडीशन में हुमायूं का घायल होना, अभी नए एम्पायर पे कैप्चर किया जाना कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर के लिए एक खतरे की घंटी थी। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि फाइनली अब जब हुमायूं कोमा में चला गया और इस बात को महामंगा नहीं चाह रही थी कि आम पब्लिक तक ये बात पहुंचे, इसलिए महामंगा ने एक काम अपनाया कि महामंगा क्या करने लगी, एक हुमायूं के हमशक्ल को पर डे क्या करती थी, झरोखा दर्शन के लिए यहां पर खिड़की पे खड़ा कर देती थी और पब्लिक नीचे से देखती थी, उसे लगता था कि हुमायूं खड़ा है, लेकिन एक्चुअल में वो हुमायूं का हमशक्ल था। और ऐसे महामंगा ने 15 दिनों तक मामला टाल लिया। लगभग 15 दिनों तक मामला टल गया और तब तक अब बैरम खां और अकबर के पास पहुंच चुका था न्यूज कि हुमायूं की हो गई है डेथ। महामंगा नहीं चाह रही थी कि यह न्यूज बाहर फैले, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ खड़े थे, चाहे वो मालवा हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट का सेक्शन हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार और बंगाल हो, चारों तरफ से दुश्मन खड़े थे हुमायूं के इस सिंहासन पे कैप्चर करने के लिए। फाइनली झरोखा दर्शन में यहां पर हुमायूं का हमशक्ल खड़ा होता रहा। 15 दिन तक मामला चलता रहा, लेकिन इस बीच में कहा जाता है कि न्यूज वायरल हो गई कि हुमायूं की डेथ हो चुकी थी। जनवरी, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो जनवरी कहा जाता है कि जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, हुमायूं मर जाता है दीनपनाह की सीढ़ियों से गिरकर। अब कंडीशन अलग हो चुके थे, कहा जाता है कि इसी बीच में आपका कंडीशन कुछ यूं बदला कि महाम अंगा क्या करती है, झरोखा दर्शन इधर कराती रहती है और महाम अंगा भेजती है अपना एक घुड़सवार, कहां के लिए, बैरम खां के पास भेजती है, पंजाब में। बैरम खां कहां पे बैठा था, ये पंजाब में था, ये पंजाब में कहा जाता है कि ये पंजाब में बैठा हुआ था और पंजाब में ये क्या करती है, इसे आपका मैसेज भेजती है बैरम खां के पास कि हुमायूं की डेथ हो चुकी है। और मालवा से निकल चुका है कौन, हेमचंद्र उर्फ हेमू, मालवा से निकल चुका है दिल्ली और आगरा की गद्दी पे अधिकार करने के लिए। इसलिए मुगल सल्तनत इस समय है खतरे में और उसे जरूरत है बचाने की। मैसेज यहां पर पहुंचा और मैसेज पहुंचने के बाद, हेलो है भाई पूनम, ठीक है, तो यहां पे जब जैसे ही मैसेज पहुंचता है तो कहा जाता है कि यहां पर जैसे ही मैसेज पहुंचता है अब बैरम खां एक्टिव हो जाता है। बैरम खां एक्टिव तो होता है, लेकिन इस बीच में कहा जाता है कि एक बंदा निकल चुका था कहां के लिए, तो कहा जाता है मालवा से निकल चुका था दिल्ली और आगरा की गद्दी पर अधिकार करने और मुगलों को भारत से बाहर करने के लिए दोबारा तैयारी कर चुका था। उस व्यक्ति का कुछ और नाम नहीं, उस पर्सन का नाम था हेमचंद्र उर्फ हेमू। कहा जाता है कि हेमू के बारे में, अगर हेमू का इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि हेमू एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी लाइफ शुरू किया था। मालवा का जो शासक हुआ करता था मोहम्मद आदिल शाह, जो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं मुगलों के अगेंस्ट था ये। इसने हेमू को अपने दरबार में अपॉइंट कर रखा था और इसके टाइम में कहा जाता है कि हेमू अपनी योग्यता के बल पर, कहा जाता है कि मालवा का जो आदिल शाह था, आदिल शाह का मुख्य सेनापति बन चुका था। आदिल शाह धीरे धीरे नाम मात्र का शासक रह गया था, सारी कमान हेमू ने अपने हाथों में ले ली। हेमू के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि हेमू ने अपने जीवन में कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी, 24, और 24 में से कहा जाता है इसने 22 में जीत हासिल की थी। यानी मरने से पहले केवल एक लड़ाई हारा था और 24वीं लड़ाई में तो ये स्वयं मार दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई हेमू की। कहा जाता है कि ये वर्तमान हरियाणा, प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा है, हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था कौन, हेमू, यहां का रहने वाला था हेमू। और अब हेमू क्या करता है, यहां पर कहा जाता है कि मोहम्मद आदिल शाह यहां पे मालवा दरबार में इसे अपॉइंट करता है कि जाओ और मुगल गद्दी पर अधिकार करो। हेमू कहा जाता है कि अब मुगल गद्दी पर अधिकार करने के पर्पज से हेमू अपनी आर्मी के साथ बढ़ता है आगरा की ओर।
सबसे पहले ये आगरा की ओर बढ़ता है और आगरा की ओर बढ़ते हुए कोशिश करता है आगरा पे पहले कैप्चर करने के लिए। आगरा पे कैप्चर करने के क्रम में कहा जाता है कि हेमू जब आगरा की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले आगरा में कहा जाता है कि मुगल सूबेदार इस्कंदर खान उज़्बेक, कहा जाता है कि खान उज़्बेक यहां पर क्या करता है, हेमू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उज़्बेक हार जाता है और आगरा छोड़कर भाग जाता है। हेमू ने सबसे पहले क्या किया, आगरा पे कैप्चर किया। आगरा पे कैप्चर करने के बाद अब हेमू दिल्ली की तरफ बढ़ा। दिल्ली में कहा जाता है दो और मुगल सूबेदार, जिनका नाम था एक तारदी बेग बाग कहा जाता है और अली कुली खां, इन दोनों को भी हेमू ने हरा दिया और हराने के बाद दिल्ली और आगरा की गद्दी पर हेमू का अधिकार हो गया। कहा जाता है कि हेमचंद्र या हेमू जो रेवाड़ी का रहने वाला था, कहा जाता है कि यह अंतिम हिंदू शासक था जो मुगल गद्दी पर बैठता है, अंतिम हिंदू शासक जो मुगल गद्दी पर बैठता है। भारत का कहा जाता है कि अंतिम हिंदू राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो हेमचंद्र या हेमू था। हेमू के बारे में कहा जाता है कि हेमू मतलब अगर बाय फिजिकल बात करें तो एक लंबा चौड़ा युवा, और कहा जाता है कि बहुत ज्यादा वेट वाला नहीं, और कुशल योद्धा हुआ करता था। कौन, हेमू के बारे में कहा जाता है अंतिम हिंदू शासक जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा। इसने दिल्ली की गद्दी पे बैठने के बाद एक टाइटल ली, और वो टाइटल क्या थी, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की टाइटल लेता है। याद रखेंगे टोटल इंडियन हिस्ट्री में 14 ऐसे रूलर हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की टाइटल ली थी, जिसमें लास्ट और अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो वो था हेमचंद्र उर्फ हेमू, जिसने विक्रमादित्य की टाइटल लिया हुआ था। हेमू विक्रमादित्य की टाइटल लेकर क्या होता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। इधर जो मुगल फैमिली थी, मुगल फैमिली अब भागती है कहां पर, पंजाब की ओर। मुगल फैमिली भागती है पंजाब की ओर, और यहां पर पंजाब में अकबर और बैरम खां किसके खिलाफ लगे थे, तो सूर वंश के अंतिम कहा जाता है चिराग कौन थे, सिकंदर सूर। सिकंदर सूर के खिलाफ कैंपेन में लगे हुए थे, उसको पराजित करने में लगे थे। एक्चुअल में यहां पर नाम केवल अकबर का चल रहा था, लेकिन एक्चुअल कमान किसके हाथों में थी, बैरम खां एक्चुअल कमान लिया हुआ था। इसी बीच में इसे पता भी चल गया, महामंगा का मैसेंजर पहुंच चुका था कि हमारे हाथ से आगरा और दिल्ली निकल चुका है, और साथ साथ में हुमायूं की डेथ भी हो चुकी है। अब इस कंडीशन में कहा जाता है, इधर हेमू ने क्या किया, दिल्ली और आगरा पे कैप्चर कर लिया। जितनी मुगल फैमिली थी, जितने उसके आपके सिपह सालार थे, ये सभी के सभी किसके साथ, महामंगा के साथ, और पूरी मुगल फैमिली, चाहे वो आपकी हुमायूं की यानी अकबर की मां हो, या फिर अकबर की पहली पत्नी, जिनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अकबर की जो पहली पत्नी थी, देखिए उसका नाम मुझे मिस हो रहा है, वो हो, या फिर कहा जाता है कि अधम खां हो, ये पूरी की पूरी फैमिली कहां पे पहुंच जाती है, तो कहा जाता है कि सरहिंद में मुलाकात होती है। अकबर चल चुका था पंजाब से बैरम खां के साथ, और सरहिंद, जिसको तबर हिंद भी कहा जाता है, सरहिंद में इनकी मुलाकात होती है। इन फैमिली से कहा जाता है कि बैरम खां काफी नाराज हुआ। किस पे नाराज हुआ, तो इन सिपह सालारों पे तुम बिना युद्ध किए कैसे भाग लिए भाई, आगरा दिल्ली को छोड़ कैसे दिया तुम लोगों ने। और यहां पर क्या करता है, बैरम खां द्वारा तारदी बेग की हत्या करा दी जाती है, तारदी बेग का मर्डर कराया जाता है। इसको लेकर इतिहास में इतिहासकारों के बीच में काफी मतभेद है। कुछ लोग का कहना है कि जो बगावत कर रहे थे, जो आपके डरे हुए आपके इनके सिपह सालार थे, उनको नसीहत देने के लिए इसका मर्डर कराया गया कि अगर पीछे हटे तो मार दिया जाएगा, आपको मुकाबला करना होगा। और कुछ लोग का कहना है कि कहीं यहां पर व्यक्तिगत अपने दुश्मनी के कारण बैरम खां द्वारा तारदी बेग की हत्या करा दी जाती है। तारदी बेग की हत्या करने के बाद अब अकबर और बैरम खां अपनी आर्मी लेकर बढ़ते हैं कहां पे, पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत के मैदान की तरफ कहा जाता है कि ये अब मुगल आर्मी बढ़ती है बहुत तेजी के साथ। इधर हेमू को भी पता चला, हेमू जानता था कि उसकी आर्मी बड़ी है, हेमू को यह पता था कि उसकी आर्मी काफी बड़ी है और वो मुगलों का मुकाबला कर सकता है। इधर मुगल आर्मी चली और इधर चला हेमू अपने हाथियों की सेना लेकर कहां पर, पानीपत के मैदान की तरफ। फाइनली 5 नवंबर की घटना होती है। घटना कब की है भाई, तो याद रखिएगा 5 नवंबर, 5 नवंबर की यह घटना होती है। यहां पर याद रखिएगा ये 5 नवंबर, यहां पर 5 नवंबर आपका 1556 की घटना होती है। हेमू और मुगल सेना आमने सामने थी पानीपत के मैदान में। मुगल और
यहां पर दोनों की सेना आमने सामने थी और युद्ध स्टार्ट हो गया 5 नवंबर 1556 को। हेमू बहुत ही कड़ाई के साथ अपने हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहा था। मुगल सेना भी इस समय बहुत तेजी के साथ हेमू पर हावी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हेमू की आर्मी बड़ी थी और हेमू की आर्मी बड़ी होने के कारण कहा जाता है कि ये लोग इस पर सफलता नहीं पा रहे थे। फाइनली इसी बीच में कहा जाता है कि एक तीरंदाज द्वारा क्या किया, एक तीर छोड़ा जाता है और हेमू के आंखों में आकर यह तीर लगता है और हेमू घायल होकर क्या होता है, यहां पर गिर जाता है अपने हाथी से नीचे और उसके आर्मी में यह अफवाह फैल गया कि हेमू मारा गया, जिसके कारण कहा जाता है कि हेमू की आर्मी में भगदड़ मच जाता है और हेमू मुगलों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हेमू को जब मुगलों के द्वारा यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया तो मुगलों के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद कहा जाता है कि इसे प्रस्तुत किया गया अकबर के सामने। गिरफ्तार करके हेमू को अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब अकबर के सामने जब हेमू को गिरफ्तार करके प्रस्तुत किया जाता है तो कहा जाता है कि अकबर ने उसे मारने से मना कर, क्योंकि अकबर अभी बच्चा था। फाइनली अकबर इससे मना करता है, लेकिन बैरम खां क्या करता है, अपनी तलवार निकालता है और हेमू का धड़ सर क्या करता है, धड़ से अलग कर देता है और इस तरह से हेमू मार दिया जाता है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत ने क्या किया, मुगलों की सत्ता फिर से भारत में स्थापित कर दी। तो इस तरह से यह पानीपत का युद्ध ने क्या किया, एक कह लें कि एक भारत के और योग्य शासक का अंत किया और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। ठीक है, तो इस तरह से मुगल सत्ता जो हाथ से निकल चुकी थी उसे हुमायूं द्वारा फिर से कैप्चर में लिया गया, मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के द्वारा। और फिर से जब सत्ता हाथ से निकली हुमायूं के मरने के बाद, तो अकबर और बैरम खान ने मिलकर इसे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में फिर से इस सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तो यह है पूरी कहानी किसकी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की। तो यह पूरा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत रहा 1 साल के लिए। बिल्कुल बच्चे, यहां पर आगे वो कहानी आगे आएगी। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ये पूरी की पूरी स्टोरी आपको मैंने सुना दी, बिल्कुल यहां पे पिक्चराइजेशन के माध्यम से। बिल्कुल इसको स्टोरी के जैसे याद करो, फैक्ट्स अपने आप उसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्टोरी के जैसे याद रखो। उम्मीद करता हूं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ साथ में जिन लोगों ने यहां पर, मैं बता दूं कि आप लोग के लिए मैं बीपीएससी, यहां पर जो बीपीएससी चैनल है अपना स्टडी आईक्यू पीसीएस का जो बीपीएससी चैनल है, वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के मैं एमसीक्यू करा रहा हूं 1 बजे से। तो आप वहां पर सेशन में जुड़िए और वहां पर अपने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करिए। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद और मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट बैटल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।